जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पर नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की क्लास लेके आया हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड की। और रिसर्च एप्टीट्यूड में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। देखो, कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, जैसे स्वरूपण शैली है जिसको एमएलए या एपीए बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था स्वरूपण शैलियाँ दोनों की दोनों। और इसके अलावा का स्क्वायर टेस्ट पढ़ा था, एफ टेस्ट पढ़ा था, टी टेस्ट पढ़ा था, जेड टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे। अब आज की है इस क्लास में हम बात करते हैं वो बिल्कुल उसी वे में थीसिस के बारे में कि थीसिस क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज वाली इस क्लास में हम पढ़ेंगे थीसिस के बारे में, और थीसिस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं सारा सब कुछ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। थीसिस वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है, शोध प्रबंधन कहलाता है। इसके आधार पर शोधार्थी को कोई डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको शोध थीसिस होता क्या है। ठीक है, देखो, शोध कंप्लीट हुआ, आपने शोध किया, कोई भी आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक रिसर्चर हो। देखो, जो रिसर्च कर रहे हैं ना वो क्या है, एक स्टूडेंट है। आप चाहे क्यों ना प्रोफेसर हो, यदि आप रिसर्च कर रहे हो तो आप क्या हो, एक शोधार्थी हो, शोध करने वाले हो, आप एक स्टूडेंट हो। और ऑलवेज यदि कोई कुछ सीखने की लालसा रखता है, कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, ऑलवेज कुछ वो नया सीखने की चाहत रखता है, तो सदैव वो एक स्टूडेंट रहता है। ठीक है, तो थीसिस क्या है? थीसिस एक ऐसा दस्तावेज है जो शोधार्थी के द्वारा शोध का कंप्लीट होने के बाद, जब हमारा शोध कंप्लीट हो जाता है, जब रिसर्च कंप्लीट हो जाता है, तो रिसर्च के कंप्लीट होने के बाद में शोधार्थी के द्वारा शोध को एक विधिवत तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसके आधार पर शोधार्थी को कोई डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। और थीसिस के बेस पर आप जब पीएचडी करोगे तो आपको थीसिस लिखना पड़ेगा। ठीक है, थीसिस कंप्लीट करवाना पड़ेगा आपको। तो जब आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च के ड्यूरेशन, सॉरी, आप जब पीएचडी करोगे तो पीएचडी के दौरान आपको थीसिस लिखनी होगी, और द एंड में थीसिस सबमिट करवानी पड़ेगी। जब तक आप थीसिस सबमिट नहीं करवाओगे तब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं होगी। जैसे ही आप थीसिस कंप्लीट करवा दोगे तुरंत आपकी पीएचडी कंप्लीट। लेकिन ऐसा नहीं है कि चलो आप पीएचडी में एडमिशन लेते ही थीसिस कंप्लीट करवा दिए, नहीं, वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर थीसिस सबमिट करवानी होती है। थीसिस के बेस पर सर्टिफिकेट या डिग्री दी जाती है। सामान्यतः यह विश्वविद्यालय से शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। आप किसी यूनिवर्सिटी से यदि आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हो या कोई शोध उपाधि लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीसिस लिखनी पड़ेगी। इसे एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसको एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब आप थीसिस लिखते हैं तो लगभग थीसिस में 300 पेज होते हैं। दूसरी कंडीशन, थीसिस में वही बिल्कुल जैसे हम किताब लिखते हैं उसमें जो कॉपीराइट का सिस्टम होता है, बिल्कुल वही कॉपीराइट का यहाँ पर रूल होता है। अब थीसिस लिखने की भी एक बिल्कुल फिक्स प्रोसेस होता है, एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। थीसिस का सबसे पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हम टाइटल पेज लिखते हैं, मुख्य पृष्ठ लिखते हैं। उसके बाद हम प्रेफेस लिखते हैं जिसको हम प्राकथन बोलते हैं। फिर हम लिस्ट ऑफ टेबल लिखते हैं। उसके बाद हम अप्रूवल लेटर लिखते हैं। फिर हम इंडेक्स लिखते हैं। इंडेक्स के बाद में हम रिफरेंस लिखते हैं। रिफरेंस के बाद में हम रिसर्च डिजाइन लिखते हैं। रिसर्च डिजाइन के बाद में हम रिसर्च अचीवमेंट लिखते हैं। और फिर हम अपेंडिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये था रिसर्च का फॉर्मेट, जो रिसर्च या जो थीसिस होती है उसका सारा फॉर्मेट कि हम थीसिस किस तरीके से लिखें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अवलोकन के बारे में। अवलोकन का अर्थ कार्य कारण एवं पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए। ठीक है, अवलोकन का अर्थ कार्य कारण एवं पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए
स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण होता है। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन करना। जैसे आप कोई काम कर रहे हो या आप किसी से कोई काम करवा रहे हो, तो आप क्या करते हो? उसका ऑब्जर्वेशन करते हो। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप उसकी जांच पड़ताल करते हो कि जो काम हो रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अवलोकन ऑब्जर्वेशन की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे अवलोकन में मानवीय ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण उपयोग होता है। जो अवलोकन होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन में जो मानवीय ज्ञानेंद्रियां हैं इनका बहुत ही प्रॉपर वे में उपयोग होता है, पूर्ण रूप से उपयोग होता है। अवलोकन एक लक्ष्योन्मुखी और सूक्ष्म प्रक्रिया है। जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन क्या है? एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। ऑब्जर्वेशन का एक बिल्कुल निश्चित टारगेट होता है। ऑब्जर्वेशन एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। अवलोकन में शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता है। जब ऑब्जर्वेशन होता है तो ऑब्जर्वेशन में शोधार्थी के द्वारा क्या किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण किया जाता है। अवलोकन में व्यवहारिक एवं सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जब ऑब्जर्वेशन होता है तो ऑब्जर्वेशन में व्यवहारिक एवं सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किसी घटना की कार्य कारण संबंधों का पता चलता है। भाई जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही हमें किसी भी घटना के कार्य कारण संबंधों के बारे में पता चल पाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन का टॉपिक था, वो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं शोध नैतिकता के बारे में कि शोध नैतिकता क्या है। हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं शोध नैतिकता। ठीक है। हमने यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कवर किया। पहला है क्या? शोध नैतिकता। दूसरा है अवलोकन जिसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, और तीसरा है थीसिस के बारे में। ठीक है। अब देखो जो शोध नैतिकता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों। अनुसंधान नैतिकता अनुसंधान के जिम्मेदार आचरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ठीक है। जो अनुसंधान नैतिकता है ना, वो अनुसंधान के जो जिम्मेदार कारक आचरण है, क्या है? अनुसंधान के जो जिम्मेदार आचरण है उनके लिए क्या करता है? दिशा निर्देश प्रदान करता है, उनको डायरेक्शन देता है। इसके अलावा यह उच्च नैतिक मानक सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों को शिक्षित और मॉनिटर करता है। ठीक है। जो अनुसंधान नैतिकता है यह उच्च नैतिक मानक सुनिश्चित करता है। क्या करता है? उच्च नैतिक मानक सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ अनुसंधान करने वाले जो अनुसंधान करता है, जो वैज्ञानिक हैं, उनको शिक्षित करता है और उनको मॉनिटर करता है। मॉनिटर का मतलब है उनको निर्देशित करता है कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम इस तरीके से करना है। अनुसंधान ईमानदारी से की गई एक प्रक्रिया है। अनुसंधान क्या है? रिसर्च क्या है? एक ईमानदारी से किया गया काम है। इसमें पूरी ईमानदारी होती है, इसमें होनेस्ट होता है। आप बेईमानी से काम कर रहे हो, बेईमानी रिसर्च में नहीं चलती। रिसर्च में जो डाटा है वो आप पूरी ईमानदारी से उठाओगे। रिसर्च को आप यदि ईमानदारी से करोगे ना तो 100% आपको बहुत ही अच्छा ईमानदारी वाला रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज जो आपका रिजल्ट है वो एक सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। इसमें गहन अध्ययन किया जाता है। गहन अध्ययन का मतलब होता है बिल्कुल डीपली अध्ययन किया जा रहा है। भाई आप रिसर्च कर रहे हो, यदि आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा। आपको बिल्कुल डीपली स्टडी करनी ही पड़ेगी तथा विवेक एवं समझदारी के साथ काम लिया जाता है। रिसर्च में समझदारी भी चाहिए और उसमें विवेक भी चाहिए। समझदारी और विवेक में अंतर होता है। समझदारी का मतलब होता है बिल्कुल समझ के साथ काम करना, हर एक काम को अच्छा और बुरा दोनों तरीके से काम करना। और विवेक का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान भाई आप में ज्ञान नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज का, आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो। ठीक है। वो टॉपिक XYZ हो सकता है, लेकिन आपको उस टॉपिक का 1%, 2% या थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक दे दूं जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, तो आप उस पर बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो रिसर्च करने के लिए एक बहुत ही 1 मिनट।
विवेक और समझदारी दोनों का होना बहुत जरूरी है। रिसर्च एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। आप रिसर्च कर रहे हो तो आप में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप जल्दी हार मानने वाले नहीं होने चाहिए। भाई रिसर्च कर रहे हो आप, बहुत सारी बार आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आप बहुत सारी बार फेल होंगे। आप 15, 20, 30, 40, 50 बार भी फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो रिसर्च क्या है, एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। आप जल्दबाजी कर रहे हो तो आप प्रॉपर वे में रिसर्च नहीं कर पाओगे। अनुसंधान के नैतिक सिद्धांत। अब अनुसंधान के संबंध में कुछ नैतिक सिद्धांत हैं जिनको हम आपको बताते हैं। शोध को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो उसमें आपका पूरा ऑनेस्ट होना चाहिए, उसमें आपकी पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। आप रिसर्च में कोई भी डाटा यूज करो पूरी ईमानदारी के साथ, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ, आप मेथड डिजाइन कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ, आप मेथड सेलेक्ट कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ, आप कैलकुलेशन कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ, आप रिपोर्ट लिख रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है, मतलब रिसर्च के दौरान जो भी स्टेप आती हैं उनमें आप कंप्लीटली ईमानदारी का यूज करें, उसमें हर जगह आप ईमानदारी से काम करें। शोध का निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो ना, उसका एक बिल्कुल फिक्स टारगेट होना चाहिए। जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है। भाई आपको कहीं जाना है, आप चल पड़े घर से, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, आपका कोई फिक्स टारगेट नहीं है, आपको कहाँ जाना है फिक्स नहीं है, आपको कितने समय में पहुंचना है फिक्स नहीं है। दूसरी साइड आपका सब कुछ फिक्स है कि मेरे को 3 घंटे में जयपुर पहुंचना है, तो आप बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। और यदि आपका कुछ भी फिक्स नहीं है, सपोज डेट आपका ये फिक्स है कि मेरे को जयपुर जाना है, लेकिन टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, हो सकता है आप 1.5 घंटे में पहुंच जाए, हो सकता है आप 2 दिन में पहुंच पाए, हो सकता है आप 5 दिन बाद जाए, तो इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। शोध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। रिसर्च सबसे मेन डिमांड करता है साइंटिफिक होने की। रिसर्च में वैज्ञानिकता का गुण होना चाहिए, और जब वैज्ञानिक तरीके से होगा रिसर्च, तो वैज्ञानिक वैज्ञानिक क्या होता है, कोई भी काम यदि आप वैज्ञानिक तरीके से करते हो तो उसमें क्रमबद्धता, व्यवस्थितता, ठीक है, क्रमबद्धता और व्यवस्थितता का गुण अपने आप ही शामिल हो जाएगा। क्योंकि विज्ञान क्या करता है, विज्ञान डिमांड करता है कि भाई एक व्यवस्थित तरीके से काम करो, एक सिस्टमैटिक वे में काम करो। ठीक है, शोध के दौरान पूर्वाग्रह से बचे। पूर्वाग्रह का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं यहां पर बता रहा हूं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले की मन की धारणा। आप रिसर्च करना चालू करो, आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था, आपने अपने मन में बैठाया कि मैं रिसर्च करूंगा, आपने मन में बैठा लिया कि मैं रिसर्च करूंगा, और उसी टाइम आपने मन में बैठा लिया कि मेरा रिसर्च पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, मेरा रिसर्च तो खराब होगा। आपके मन में ये बिल्कुल नहीं आ रहा कि मेरा रिसर्च ठीक होगा, आपके मन में केवल ये आ रहा है कि मेरा रिसर्च खराब होगा। भाई 100% पूरे चांस है कि रियल में आपका रिसर्च खराब होगा, क्योंकि आपने अपने मन में पहले से धारणा बैठा ली। हम बहुत सारी बार अपने मन में, कई बार नहीं होता, हम कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, और आगे चल के दो रास्ते आए, हम कहीं जा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ आके दो रास्ते आ गए, एक लेफ्ट साइड का है, एक राइट साइड का है। सही रास्ता था राइट साइड का, लेकिन हमारे मन में एक गलत धारणा बैठी हुई थी, हमारे मन में एक गलत तरीके का रास्ता बैठा हुआ था कि भाई हमें लेफ्ट साइड में जाना है। आपने क्या किया, अपना जो मन में पहले से धारणा बैठी हुई थी कि मेरे को लेफ्ट साइड में जाना है, आपने लेफ्ट साइड चलना चालू कर दिया। क्या हुआ, आप गलत जगह पहुंच गए। तो ये था पूर्वाग्रह, कि आपके मन में पहले से ही एक कल्पना बैठी हुई थी, आपके मन में पहले से एक धारणा बैठी हुई थी कि भाई ये काम इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, आपके मन में पहले से धारणा बैठी हुई है, तो वो काम बिल्कुल 100% ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोई भी काम करें वो बिल्कुल पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। आपके जो पहले के विचार हैं, आपके जो पर्सनल विचार हैं, उनसे बिल्कुल अलग होना चाहिए, उनसे बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। सारा सब कुछ डिपेंड होना चाहिए फील्ड पर, आप जो रिसर्च कर रहे हो उस पर सब कुछ डिपेंड होना चाहिए। शोध करते समय सावधानी बरतें। भाई सावधानी तो होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए।
पारदर्शिता का मतलब क्या है भाई? कांच किसका काम करता है? आप जैसे हो बिल्कुल वैसा आपको दिखाने का काम करता है। ठीक है, आपके सामने मैं कांच रख दूं और आपको कहूं कि भाई अब देख तू, तेरे को 100% पूरी 100% क्लियरिटी के साथ आपको आप जैसे हो बिल्कुल वैसा ही दिखाएगा वो। तो जो रिसर्च है उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। जो चीज जैसे है बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए भाई। कहीं पर सपोज डेट कोई डाटा आ रहा है, यदि आप पारदर्शिता बरतोगे तो चाहे वो डाटा गलत ही क्यों ना रहा हो, वो आपके शोध के अकॉर्डिंग ही क्यों ना हो, आपके शोध के अकॉर्डिंग चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उस बात को मानना चाहिए। आपको पारदर्शिता का यूज करना चाहिए कि भाई यहां पर तो ये गलत है, यदि मैं इसको यहां पर यूज करूंगा तो मेरा रिसर्च पूरा गड़बड़ हो जाएगा, रिसर्च में बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यदि आप पारदर्शिता का यूज करते हैं तो आपके मन में ये ख्याल आएंगे कि यदि मैं इस मेथड को, इस डाटा को यहाँ पर यूज करता हूँ तो मेरा रिसर्च खराब हो जाएगा, मेरे को यहाँ पर इसको यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप पारदर्शिता नहीं बरतते हैं तो आपके मन में एक ख्याल आएगा, अरे यार चलने दे यार, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा, चलो करते हम काम। तो ये है पारदर्शिता। जो कांच होता है ना, आप चेहरा देखते हो, आपके बालों को किसी तरीके से, आपके साथ किसी तरीके कोई बेईमानी नहीं करता। आप चाहे बिल्कुल ब्लैक हो, आप चाहे बहुत स्मार्ट हो, जैसे हो बिल्कुल वैसा दिखाता है, वो है पारदर्शिता। तो रिसर्च में जो चीज है, जो चीज रियलिटी में ना बिल्कुल ठीक वो हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे उसके हजारों लाखों लोग विरोधी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जो चीज है वो है। ये होता है पारदर्शिता का गुण। सामाजिक जिम्मेदारी, आप रिसर्च कर रहे हो तो आपके अंदर एक सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखो, जब हम रिसर्च करते हैं, हम समस्या का सिलेक्शन करते हैं, हम समस्या का चयन करते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप कौन सी समस्या का चयन करेंगे। भाई आप एक ऐसी समस्या का चयन करें जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम की हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि भाई मैं एक ऐसी समस्या के ऊपर रिसर्च करूंगा जिससे मोस्टली कैंडिडेटों को बेनिफिट मिले, जिससे ज्यादातर लोगों को बेनिफिट मिले। तो आप क्या हो, आपने क्या समझी, एक सामाजिक जिम्मेदारी समझी। आपके मन में सामाजिक जिम्मेदारी का बिल्कुल भी विचार नहीं है, आप एक सामाजिक जिम्मेदार कैंडिडेट नहीं है, तो आप एक ऐसी भी समस्या उठा सकते हो जो केवल आपकी, आप एक ऐसी समस्या का भी चयन कर सकते हो जो केवल और केवल आपके उपयोगी है, आपके अलावा किसी भी कैंडिडेट के वो काम की नहीं है। तो आप क्या हो, एक गैर सामाजिक जिम्मेदार कैंडिडेट हो। और यदि आप एक सामाजिक जिम्मेदार कैंडिडेट हो तो आप एक ऐसी समस्या का चयन करोगे जो ऑलमोस्ट ज्यादातर कैंडिडेटों के हित में हो। गैर भेदभाव, भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई साहब। जो चीज है वो है, वो नहीं कहते चाहे गला कट जाए लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भेदभाव नहीं करूंगा। भाई जो है वो है, भेदभाव नहीं करना हमें, हमें पक्षपात नहीं करना। आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें ना तो आप पक्षपात करेंगे ना आप भेदभाव करेंगे। भेदभाव का मतलब है, अरे नहीं यार, जैसे आपकी टीम में 4 कैंडिडेट हैं, आप टोटल 5 कैंडिडेट मिलकर रिसर्च कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो, 2 कैंडिडेटों को ज्यादा वर्कलोड दे रहे हो, उनको नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आप उनको कह रहे हो कि तुम ये काम करो। दूसरी साइड 2 वो कैंडिडेट है जिनको उस काम के प्रति बहुत बड़ा नॉलेज है, लेकिन आप उसको, उनको वो काम नहीं दे रहे। आप चाहते हो कि वो लोग काम से बचें और आप दूसरी ओर चाह रहे हो कि वो लोग ज्यादा काम करें। ये क्या होता है, भेदभाव होता है। बौद्धिक संपदा का संसाधन, रिसर्च क्या है, बौद्धिक संपदा का सम्मान। बौद्धिक संपदा का सम्मान का मतलब है भाई जो भी आपको ज्ञान दे रहा है, ठीक है, जो भी कैंडिडेट आपको अपनी राय दे रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है, रिसर्च कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो ये है, हर किसी की राय को एक्सेप्ट करो। आपने हर किसी की राय को पूछा, एक्सेप्ट करो। सॉरी, ये बात मैंने गलत बोल दी, हर किसी की राय को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए रिसर्च में। रिसर्च में क्या है, जो भी कैंडिडेट राय दे रहा है उसकी राय को सुनो। उसके बाद आपको यदि किसी एक कैंडिडेट की राय बहुत अच्छी लग रही है तो उसको पकड़ो और उस राय का अच्छे से अध्ययन करो। और फिर यदि आपको लग रहा है कि ये जो राय है ना मेरे रिसर्च के लिए बहुत ही सही है, बिल्कुल पारदर्शी है, भेदभाव रहित है, पक्षपात रहित है, तो फिर आप उस राय को अपने रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
आपको रिसर्च कर रहे हो तो हर किसी की राय को आपके जो शोध है उसमें वेलकम होना चाहिए कि भाई हर कोई अपना विचार डिस्कस कर सकता है मेरे साथ, हर कोई अपने विचार रख सकते हैं मेरे साथ, लेकिन आपको हर किसी का विचार एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको केवल वो राय, वो विचार एक्सेप्ट करना है जो रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है, रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत सही है। निष्पक्षता, पक्ष रहित शोध कार्य को धैर्य पूर्वक करना चाहिए। धैर्य होना चाहिए आपके मन में। धैर्य का मतलब होता है भाई 1 साल लग गया है कोई दिक्कत नहीं, 1.5 साल लग गया है कोई दिक्कत नहीं, 2 साल लग गया है कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपए लग गया है कोई दिक्कत नहीं, 1.5 लाख रुपए लग गए कोई दिक्कत नहीं, 3 लाख रुपए लग गए कोई दिक्कत नहीं। ये होता है धैर्य। दूसरी साइड आपका 1 साल लग गया, आप मेंटल होके बैठ कर 1 साल हो गया, अब भी क्या करूंगा मैं। आपके 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए, आप माथा पकड़ के बैठ गए, आप रोने लग गए, अरे मेरा तो 1.5 लाख रुपए खर्च होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मैं ये काम नहीं करता तो आज मेरे पास 1.5 लाख रुपए होते, पता नहीं अभी तो कितना खर्चा होगा, मेरे को ये काम आगे नहीं करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए रिसर्च में। धैर्य होना चाहिए कि करते रहो, एक दिन तो सफलता मिलेगी। विश्वसनीय होना चाहिए, हर किसी के विश्वसनीय होना चाहिए। आपका रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि हर कैंडिडेट आंख बंद करके विश्वास कर सके। अनुसंधान एक नैतिक, स्वतंत्र और स्वाभाविक प्रक्रिया है। अनुसंधान है जो एक नैतिक है, एक स्वतंत्र है और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये था नैतिक अनुसंधान के बारे में। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में 1-2 रिसर्च मेथड बचे हुए हैं, ठीक है, उनको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, उनको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, उनको मैं बहुत अच्छे से तैयार कर रहा हूं। तो आपको मेरे को जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस टाइम मेरे को याद दिलाना है रिसर्च मेथड पढ़ाने के लिए। वो मैं अभी फिलहाल इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो आपस में मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा। जब पेपर के 5-7 दिन बचेंगे ना, 10-15 दिन, सॉरी 10-15 दिन बचेंगे पेपर के, तो रिसर्च मेथड को मैं इस तरीके से आपको घोट के पिला दूंगा, गारंटी के साथ है, रिसर्च मेथड का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, ज्यादा बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन घोट घोट के पिला दूंगा रिसर्च मेथडों को मैं आपको। तो इस तरीके से हमारा रिसर्च मेथड जो है, जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो कंप्लीट हो गया। जो कुछ बचा हुआ होगा बाई चांस, बाई मिस्टेक, उसको हम कवर कर लेंगे जल्द ही। बाकी मेरे अकॉर्डिंग कुछ बचा नहीं है, सारा सब कुछ हमने कवर कर लिया। और अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। कौन सी करें? देखो अभी मैं मैथ वाला पोर्शन स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई, बहुत सारे काम होते रहते हैं बीच में, मैं गांव में हूँ। फर्स्ट पेपर की क्लास रेगुलर 10 10 साढ़े 10 बजे होती है, लेकिन यहाँ पर 2 दिन से इतनी जबरदस्त तरीके से आंधी चल रही है, ना तो लाइट आ रही, और मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से, ये समझो 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चल रही है, लगभग इससे भी ज्यादा ही हो। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा डिस्टरबेंस था जिसकी वजह से क्लास मॉर्निंग में नहीं हो पाई। तो यहाँ पर मैं मैथ वाला पोर्शन नहीं करवा सकता। अब हमें नेक्स्ट यूनिट क्या लेनी चाहिए, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, या ग्रुप में मेरे से शेयर करो कि हमें अब कौन सी यूनिट शुरू करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।